हाँ भाई देखो, वेक्टर जितना पढ़ाया था ना स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, और शायद ये वो भी करेंगे, ये आपका यूट्यूब में भी शेयर कर लेंगे ना, रेजिडेंस की साइट से शायद यूट्यूब में भी शेयर होगा आपसे, तो ये हमेशा ही शेयर हो जाएगा, आपका मिल जाएगा उसमें तो आपको। जो तो आशीष ये सर सब ने बनाया वो वाला ना? हाँ हाँ, वो एडीएस सर ने बनाया होगा ना, तो उन्हीं को मैं लिंक भेज दूंगा, तो वही शेयर करेंगे, तो वहां देख लेना इसका रहेगा। चलो यहाँ देखो, वेक्टर को थोड़ा बेसिक से कर ही लेते हैं। वेक्टर में कुछ तो पढ़ लिया था हमने, बहुत बढ़िया। वेक्टर में है ना, वेक्टर में क्या क्या कहानी हो गई थी, वेक्टर में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया था। सर चलो बताओ भाई, रिपीटेशन ऑफ वेक्टर हाँ हाँ एंगल हाँ, बिटवीन वेक्टर्स। और ठीक है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ अरे वो सही है, वो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन वो सब न्यूमेरिकल थे आपके। चलो वेक्टर में देखो, वेक्टर में क्या होता है। हाँ भाई सर्वेश बताओ, वेक्टर में क्या, वेक्टर कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या क्या होता है वेक्टर के पास। स्केलर वेक्टर और टेंसर होता है। टेंसर को अभी थोड़ी देर के लिए कौन कर लो, ठीक है। अपने पास दो ही है, क्या क्या है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर वेक्टर की खास बात क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका। सर उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो है, और स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाँ, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर ए के ऊपर एक एरो राइट साइड में, राइट साइड हाँ ये डायरेक्शन। तो सिंबल हो गया, इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए वेक्टर। हाँ सर। एरो हमेशा यहीं को रहेगा, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। ए एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर होगी, तो ये एरो का सिंबल ये डिनोट कराता है, या फिर ऐसे करके डार्क मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, इसको ग्राफिकली आपका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हाँ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक एरो से। वो एरो एरो से जहां को होगा, है ना, जहां को होगा एरो तो वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताओ। इसका जो हेड होता है, हेड कहाँ, हेड क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ किसके मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा एरो होगा उतना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का ज्यादा होगा, ठीक है। सर वो तो हमने पहले ये किया प्रोपोर्शनल था, होता है ना, हाँ प्रोपोर्शनल होगा। इसकी डायरेक्टली जो के लेंथ हो, इनवर्सली। अरे डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। हाँ एक 100 सर। न्यूटन का फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन के लिए आप वेक्टर बड़ा बनाओगे, इनफैक्ट दुगना बनाओगे एज कम्पेयर टू 50 न्यूटन की। हाँ सर। अच्छा दूसरी बात, इसके बाद क्या किया था, एक दो प्रॉपर्टी लिखी थी, है ना, कि अगर हाँ इसको सर। पैरेलल शिफ्ट कर दें या फिर 360 घुमा दें, तो हाँ ये सर। आपका वेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक है, सेम। सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे किया था हमने, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सर एंगल टेल टू बिटवीन, टेल करते हैं। हाँ एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए क्या करोगे आप, टेल टू टेल ज्वाइन करते हो, दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है अगर आपको, तो एंगल बिटवीन वेक्टर की कहानी क्या चल रही थी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हो, जॉइन टेल टू टेल, जॉइन टेल टू टेल। टेल क्या होती है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो ये सही तरीका है एंगल निकालने का, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला एंगल, अच्छा छोटा वाला एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाहर खाएगा यार। कौन है भाई ये, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये वाला छोटा वाला एंगल, हाँ ठीक है, सर। इंटीरियर एंगल ना कि एक्सटीरियर एंगल। अच्छा एंगल बिटवीन वेक्टर जो होता है, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, थीटा 0 से लेके 180 180। डिग्री, है ना, ठीक है। ये सही तरीका है आपका मेजर करने का। तो इस पर हमने क्वेश्चन भी करे थे, हमने हमने क्या कहा था, एक सिंपल था, एक वापस कर लेते हैं, एक एग्जांपल वापस कर लेते हैं। हमने कहा था भाई एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, मान लो ये दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब आपसे पूछा है एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालो। तो भाई पहली बात तो कैसे ज्वाइन है,
ये हेड टू टेल जॉइन है, इसके हाँ। हेड से टेल जॉइन हो रखी है, तो क्या तो वो करोगे? बी वाला को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बी वाले को ऊपर शिफ्ट कर दो। बी वाले को जब ऐसे करके ऊपर शिफ्ट करोगे, थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट कर लो उसको, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है, इसको थोड़ा 20 सा ऊपर आएगी को वैल्यू। शिफ्ट। हाँ, तो ये जब टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। थीटा कितना कहलाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो पिछली बार इतना ही पढ़ा था हमने, इतना ही वेक्टर में देखा था। यस सर। एवरेज वैल्यू फंक्शन। अरे एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वो इसका छोड़ना है, वो आपको इंटीग्रेशन का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना? वो इंटीग्रेशन के पार्ट में। नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिया था। हाँ, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? उसका माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर अगर ये है तो उसका नेगेटिव मतलब माइनस ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ एरो वेक्टर चेंज क्या कर होगा? देंगे। सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन 180 घूम जाएगा, हाँ डायरेक्शन सर। बिल्कुल वन अपोजिट हो जाएगी। चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो लिखना नहीं होगा, ये पिछली क्लास में हो गया सब कुछ, हाँ ठीक है ना? सर। चलो हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ वेक्टर। रुको, हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। सर कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखो, अच्छा यूनिट वेक्टर का क्या नाम? यूनिट वेक्टर नाम से क्या समझ में आता है कि भाई यूनिट वेक्टर की कहानी क्या होगी? वेक्टर का यूनिट मेजरमेंट। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना? यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude equal to 1 यूनिट, ठीक है? जो भी होगा उसका, उस वेक्टर का, जैसे 1 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ठीक है? अब कुछ लिखूंगा, अभी ज्यादा समझ में आएगा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बाद में जब रिजोल्यूशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद इसकी ज्यादा काम पड़ेगा, सर। ठीक है ना? हाँ, सर वेक्टर का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है ना? मीटर अरे सेकंड। यूनिट मतलब यूनिट कुछ वेक्टर का, अगर फोर्स है तो न्यूटन आएगा, अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आएगी। अबे यूनिट का मतलब वो यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट वो सब यूनिट नहीं। यूनिट वेक्टर का मतलब है, यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिटी, हाँ। वहां से नाम आ रखा है, ठीक है ना? तो चलो ये हो गया। हाँ भाई, अब देखो, किसी भी वेक्टर को, एनी वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी वेक्टर ए can be written as a vector is equal to, हाँ भाई केतन, एक बात बताओ, इसका क्या मतलब होता है? मॉड पॉजिटिव होता है। मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का, और साथ में ए कैप। ए कैप क्या है? ए कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा अभी के लिए, बस यहाँ पर रख लेना, आगे जाके समझ में आ एक जाएगा। बार फिर से होता बताओ। क्या है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लो यहाँ को 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है? तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लोगे तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा उसकी डायरेक्शन में। ये कैसे आएगा? ये कहानी हम अभी यहीं पर रखते हैं, ये बाद में काम आएगा। सर हैं? सर वो जो ए कैप है मतलब 1 यूनिट। ए कैप हो गया, हाँ, ए कैप यूनिट वेक्टर है। ए कैप जो है, ए कैप है यूनिट वेक्टर। या इस पर अभी ज्यादा सवाल मत पूछो, इस पर हम ना जब आगे जाके जब मैं एग्जांपल करूंगा, अभी टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में काम आएंगे,
तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या है। अभी मैं यहाँ से कुछ इस्तेमाल करूंगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो यूनिट वेक्टर in the direction of in the direction of a vector when we will start kinematics। अरे हो जाएगी, जैसे ही वेक्टर खत्म होगा फिर काइनेमेटिक्स पे ही आना है। तो मतलब आज का लेक्चर और इसका अगला लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर लगेंगे मेरे को वेक्टर में, उसके बाद काइनेमेटिक्स चल। ठीक है, तो ये कहानी है ये वाला। अभी के लिए आप बस ये रखो, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये a कैप एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, अभी नहीं। अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हम जो लेके चलते हैं। देखो यूनिट वेक्टर की कहानी क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब वो ये भी हो सकता है, 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 कहीं को भी हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, हम लेते हैं 3। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सर वो ऊपर का और सिंबल क्या लिखा है, सर वो ऊपर का सिंबल कैप बनाते हैं, इसको कैप बोलते हैं, कैप। सर ठीक है, उसको पूरा पढ़कर दिखाओ ना, मतलब आपने जे क्या आई बोला। कैप जे कैप के कैप बोलते हैं इनको। ठीक है, इसको ऐसे रीड किया जाता है। इसका जब भी ऐसे कैप लगी होगी तो उसका मतलब ये होता है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू ऐसे 1। हाँ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। हाँ ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो के कैप क्या है, के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर है ठीक है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग को है, तो माइनस आई कैप कहां को होगा, माइनस आई कैप बताओ, माइनस आई कैप कहां को आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हो गया अलोंग। इसके आगे चाहे तो आप पॉजिटिव लगा देना, पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव। और मेरे ख्याल से बाकी 2 आप समझ जाओगे, यस सर। ठीक है ना। अब इसका 1 इस्तेमाल मिनट कैसे कॉपी होता कर। है, हाँ कर लेना है, कॉपी कर लेना। पहले एक क्वेश्चन लिख, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स along नेगेटिव y एक्सिस। सर नेगेटिव वाई का मतलब क्या होता है, मतलब इसके। अरे पॉजिटिव y एक्सिस होती है, वैसे एक नेगेटिव उल्टा नहीं आएगा उसके। हाँ हाँ सर, नीचे वाला। हाँ, तो ये हो गया फाइंड रिप्रेजेंट द फोर्स, रिप्रेजेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, रिप्रेजेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने पहले तो वेक्टर का नाम ले दिया है एफ वेक्टर। एफ क्यों, फोर्स है तो बेटर है कि फोर्स। हम एफ इस्तेमाल कर लेते हैं। मोमेंटम होगा हम पी मना लेंगे, क्योंकि मोमेंटम जनरली पी से रिप्रेजेंट होता है, फोर्स एफ से रिप्रेजेंट करते हो आप। तो ये हो गया एफ वेक्टर। अच्छा, कोई भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना है 100, मैग्नीट्यूड कितना है 100, साथ में कहां को लग रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस। या गौर से देखो कहां को लग रहा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में लगा हुआ है, ये देखो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आता है, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आएगा माइनस का जे कैप, इतना न्यूटन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 जे कैप न्यूटन। जब भी ऐसा लिखा है मतलब बेसिकली देखो मैग्नीट्यूड तो 100 है, लेकिन लगा कहां को है माइनस जे कैप में।
ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये माइनस साइन जो होगा ये इसके साथ होगा, याद रखना है चीज को, माइनस साइन ये इसके साथ होगा, कैप के साथ। मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है वेक्टर क्वांटिटी का किसी। समझ में आई बात, ये क्यों लिखवाया है? ऐसे ही अगर ये फोर्स लगा होता जेड एक्सिस में तो इतना के कैप बन जाता, इतना के कैप आ जाता। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये वाली प्रॉब्लम है कैसे यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करना है? सर जेड एक्सिस कहाँ पे होता है? अरे अभी आ जाएगा, आ जाएगा, सब्र करो, सब आएंगे। अभी तक तुमने एक्स और वाई देख रखी है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। 2 मिनट से सब कॉपी। सर वो थर्ड वाला आर कैप है ना? कहाँ K कैप है? cap। के कैप है। अबे आई कैप, जे कैप और आर कैप का कोई सेंस होगा क्या जिसने भी बनाया होगा? हैं? पता सर, हो भी सकता है। अरे मुझे कहाँ थे अभी तक? नहीं सर, बड़ी लेट ज्वाइन कर रहे हो। नहीं सर, हैं? मैं अंदर ही था, मैं मीटिंग में ही था। और ये अच्छा था, मैं दूसरे फोन पे था, मैंने अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया। अच्छा। 2 मिनट रखो। हाँ हाँ, मिटा नहीं रहा हूँ यार, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वेक्टर लगता है उसका मतलब क्या होता है? क्या सर मतलब जैसे उसका? मतलब हम सर हम लोग जैसे फोर्स को हम लोग डायरेक्ट 100 न्यूटन बोलते थे, तो माइनस हाँ 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 100 J कैप न्यूटन, ऐसा क्यों? हाँ हाँ हाँ, ये नहीं बोलते थे आप, 100 न्यूटन बोलते थे। देखो अब क्या होगा ना, जैसे आपके जीपीएस सिस्टम है आपका, ये समझो, ठीक है? आप ये थोड़ी ना बोलोगे, मतलब जैसे कि आपका आप मान लो आप चर्च गेट पर हो, चर्च गेट पर यहाँ पर पर्टिकुलर, मतलब क्या है वो आपका, कुछ बताओ, चर्च गेट में कोई अच्छी सी जगह बताओ भाई। तो पनवेल ले जेएन लो, खंदा कॉलेज। कॉलोनी बता। हाँ पनवेल में, पनवेल में कहीं पर हो मान लो, ठीक है? तो पनवेल में कहीं पर हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन का आप वो लोकेशन कैसे बताओगे कि मैं इस शॉप के यहाँ पर हूँ? अच्छा, अगर पूरे वर्ल्ड में बताओगे तो कैसे, क्या होता है, हमारा जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है ना? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ ठीक है सर, होता है। है ना? तो उससे क्या हाँ पता सर। चलता है कि ये इस लोकेशन पर है। वैसे ही जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो अब 100 न्यूटन फोर्स बोल दिया मैंने, और मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है 100 न्यूटन के फोर्स अगर मैं लिखता हूँ उससे, बस मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन है, एक फोर्स है जो 100 न्यूटन का है। लेकिन अगर ये लिख दिया तो मेरे को प्रॉपर पता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ को लग रहा है वो फोर्स। हाँ ये सर। ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है कि नहीं? हाँ सर है। ये ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है। अगर एक्स एक्सिस यहाँ को है, वाई एक्सिस ऊपर को है, तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ नीचे को फोर्स लग रहा है हाँ सर। माइनस वाई एक्सिस में, है ना? हाँ तो हाँ ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है, इसलिए हम वेक्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाके एनालिसिस करना आसान हो जाता है। सर। हम्म। अब जैसे हम वेक्टर पढ़ रहे हैं वैसे स्केलर भी होता है क्या कुछ? अरे स्केलर में, स्केलर तुम लोग पढ़ सको, तुम्हारा मास है 100 kg, अब ये थोड़ा ना होगा कहाँ की डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? हाँ सर। सर लिख के हो गया। मेरा नहीं हुआ। ठीक, लिखो लिखो लिखो। उसके बाद हमारा अगला आएगा, हो गया। ठीक है? छोटा ही टॉपिक है, इधर लेफ्ट वाला हो गया होगा ना?
इधर वाला हो गया? नहीं सर, वो एक हाँ तो जरा बातें कम किया करो और लिखा ज्यादा करो। नीचे वाला मतलब कर। हाँ, अब समय में पीछे जाओ और करो। चलो देखो, अगला आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। कि भाई अगर स्केलर क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? एक काम सर करते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा डायरेक्ट। अरे शांत रहो शांत रहो, ठीक है? सीधा इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से देखो क्या होता है। ए वेक्टर है आपका एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है? एम अगर आपका मास है, एफ वेक्टर आपका मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हाँ मास स्केलर, स्केलर। ठीक है? बाकी ये दो ये है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ सबने पढ़ा, न्यूटन का सेकंड लॉ सबने पढ़ा है ना? क्या कहता है? F इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मोमेंटम पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? वो आगे जाके कहाँ निकल के आती है? वो इक्वेशन निकल के आती है F इज इक्वल टू एम एम। निकल के आती है कि नहीं आती? F इज इक्वल टू एम एम, ऐसे आती है कि नहीं आती? हाँ सर। आती है ठीक है। अब मान लो एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 5 आई कैप, यूनिट दे देगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? मास दिया है आपको, मास दे रखा है आपको 4 kg, ठीक है? मास तो वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, तो एफ वेक्टर कैसे निकलेगा? एफ वेक्टर कैसे निकालोगे? एफ वेक्टर हो जाएगा 4 इंटू 5 आई कैप, ठीक है? यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 20 आई कैप। क्या चीज समझ में आई? अच्छा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ था? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ को था? एक्स एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस की ओर। और फोर्स का कहाँ को आया? फोर्स का एक्स 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 एक्सिस की ओर। तो बेसिकली अगर आपने एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो किस चीज में चेंज आ रखा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, डायरेक्शन वही रहती है आपकी, ठीक है? तो लिखो, सर रिपीट करो। देखो जब भी आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। कितना था पहले? 5 यूनिट का था मैग्नीट्यूड, कितना था? 5। अब कितना हो गया? 20। लेकिन डायरेक्शन पहले भी आई कैप है, अभी भी आई कैप है। तो अगर एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो खाली मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ठीक है? अब ये मान लो ये वेक्टर है, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 एक स्केलर क्वांटिटी होगी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा बस। आई बात समझ में? ठीक है? ये वाला, इधर वाला हो गया, हो गया सर, ऑफ कर दो। ठीक है? नहीं सर 2 मिनट। लिखते जाओ फटाफट, पीछे चल लो। हो गया ठीक है? सर। हाँ, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? इफ a vector is multiplied by a scalar lambda, ठीक है? then the resulting quantity will be vector in the direction of a vector
in the direction of a vector but has बस स्केलर के बाद magnitude, लैम्डा लिखा है। हाँ लैम्डा 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 कोई वो मान लिया हमने, ठीक है। कोई भी नंबर मान लिया, स्केलर स्केलर कोई भी क्वांटिटी है जैसे कि मास है यहाँ पर, एग्जांपल से समझा दिया है। अब थ्योरी पर आ रहे हैं हम, क्योंकि एग्जांपल से समझना थोड़ा ज्यादा सही रहता है। तो क्या होगा, डायरेक्शन ए वेक्टर की रहेगी बट हैज मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स, या फिर ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड इक्वल्स लैम्डा इंटू ए का मैग्नीट्यूड। तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, या फिर ये बोल दो बट मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय लैम्डा टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हो आप। increases by lambda times, increases by lambda times। ये इसकी थ्योरी का पार्ट हो गया। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ और कुछ तो समझाने वाला है नहीं, सीधे सीधे क्लियर है। अगर आपका एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, खाली मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन में कोई फर्क निकल के नहीं आएगा उससे। सर हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए कह सकते हैं सिर्फ ए? एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जरूरी नहीं है कि आप, जैसे कि अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर अगर सिंपल ए लिख लो तो भी मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा। यार मैं बार बार इतना बड़ा थोड़ा ना लिखूंगा आगे जाके, ठीक है, आगे जाके ये नहीं लिखूंगा, अभी मैं समझा दूंगा इसकी भी कहानी। वैसे एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रॉपर मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन मैं आगे जाके इसको ऐसे लिखूंगा कि भाई बार बार कौन लिखे इतना, एरो बनाओ फिर ये दो पैरेलल लाइंस खींचो। मिनट लिखो लिखो। इधर का रफ कर लूं? नहीं सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, तुम एक काम करो, इतना छोड़ के, स्पेस छोड़ के उधर का लिख लो, बाकी वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। या तो बहुत स्लो लिख रहे हो यार। सर आपने पिछले बार का रिकॉर्डिंग नहीं भेजा था ना? पिछले बार का नहीं भेजा था, अब से मिल जाएगा तुम्हें। अब से मैं सीधे एलियस सर को भेज दिया करूंगा, वो अपने आप अपलोड कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, सर सिर्फ आज का ही भेजोगे या सारे वीडियोस? यार पुराने मेरे पास पड़े नहीं है, वो पुराने क्या होता है, वो स्पेस भर जा रहा है ना, उसमें 1 GB दे रखा है बस, तो 250 MB का तो एक ही बन जा रहा हो, तो मैं पुराने क्लियर कर दिए कुछ कुछ। तो ये स्केलर, ये वेक्टर से कहानी चालू होगी, वेक्टर से आपको पूरे मिल जाएंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जिसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है वो बैकअप लेक्चर में कर लेना, सब्स्टिट्यूशन हाँ, मेथड बचा हुआ है उसमें, एरिया अंडर कर्व संडे को कराऊंगा। वो पैराबोला और ग्राफ। हाँ वो भी, ठीक है ना। चलो देखो, अगला आपका आ जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारी बात क्या होती है, बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। let's say r वेक्टर। r वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का रिजल्टेंट बोलने का मतलब है उन दोनों का एडिशन करना,
ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको कैसे करते हैं? दिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स, जिसमें से दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो कल के दिन में अगर आपको दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब उन दोनों को ऐड करना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप पैरेललोग्राम लॉ से करो या फिर आप ट्रायंगल लॉ से करो। तो इसमें हमारा दोनों को पढ़ना है हमें। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आता है, बस दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो देखना है आपको। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, हेडिंग डाल देना पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम समझ जाओगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है पैरेललोग्राम लॉ। देखो इसके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, लैंग्वेज बाद में लिखा दूंगा। क्या करो, आपने एक वेक्टर बना रखा है, ये आपने एक वेक्टर बनाया हुआ है, ये इसको ए वेक्टर बोल देते हैं। आपने दूसरा वेक्टर बना रखा है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो वेक्टर बनाए, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर, ये हमने थीटा ले लिया। इसके बाद क्या करना है, आप ये नीचे वाले के पैरेलल लाइन खींचो और इसके पैरेलल, बेसिकली आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो इस तरीके से। अब ऐसे करके अगर आपका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है, तो ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, जो एक डायगोनल है, ये जो डायगोनल है आपका, जो कि पास कर रहा है किससे, ये जो दो वेक्टरों का जहां पर टेल एक साथ मिल रही है, वहां से जो जाने वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल नहीं है, ये वाला डायगोनल जो इसको एक तरीके से बीच से जा रहा है, उसके एग्जैक्ट बीच से है कि नहीं है अभी हम पता करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका आर वेक्टर होता है, ये होता है आपका आर वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन में मेजर करी, इस वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन मेजर करी हमने। ज्योमेट्री एक तरीके से ये आपका ज्योमेट्रिकल मेथड है, हमने ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्शन किया इसमें। तो ये जो वेक्टर होगा ये डायरेक्शन भी देगा, इसकी लेंथ जो होगी वो मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। जैसे आप 50 न्यूटन का फोर्स है तो उसको यहाँ बनाओगे, 50 न्यूटन के लिए ग्राफ में आपने 5 डब्बे ले लिए, 5 वो ले लिए। ये अगर 70 का है तो 7 वो ले लेना, मतलब एंगल पे लेना पड़ेगा वो हिसाब किताब, तो उसके हिसाब से ये। ठीक है ना, मतलब ये 50 न्यूटन का है तो एक सेंटीमीटर को 10 न्यूटन मान के चलोगे, तो 5 सेंटीमीटर का ये बनाया, इधर को 7 सेंटीमीटर का बना दिया एंगल पे मेजर करते हुए। तो फिर आप पैरेललोग्राम जब बनाओगे तो ये वाली जो लाइन आएगी, इसकी लेंथ मान लो आ गई आपकी 8.5 आई, तो मतलब आपका 85 न्यूटन है रिजल्टेंट, और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, अब इसको निकालोगे कैसे सर 50 और 70 की वैल्यू तो 120 आएगी ना। अरे कलाकार इंसान, ये इसमें नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, इसमें 50 और 70 मिला के 120 नहीं होगा। अब एक बात बताओ, आपने लिखा है ना वहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे तो डायरेक्ट ऐड नहीं होते भाई, वो खाली वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं होता, तो मेथड ही क्यों पढ़ रहे होते। बचपन में नहीं बता रखा है क्या 50 प्लस 70 आपका 120 होगा, बचपन में तो बता ही रखा है, तो अलग से क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन। अरे भाई कुछ नया चीज अप्लाई होती होगी तभी तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर से खींचता हूँ तो मैं 100 न्यूटन से, इधर से खींचूंगा 100 न्यूटन से, नेट फोर्स कितना 200 न्यूटन आएगा आपका। नहीं सर, 0 आ जाएगा ना, तो क्या हो गया, एडिशन तो करना था, यहाँ भी लगाए 100, यहाँ भी 100 लगाए, 200 का नहीं बोला आंसर।
समझ में आई बात? हाँ सर। अगर अगर ये 100 लगा है और फिर से ऐसे 100 लगा रहा हूँ, तब बॉडी पर 200 न्यूटन का फोर्स चलाएगा। हाँ ये तो सिंपल वाले केसेस हैं जब 180 डिग्री और जीरो है, ये समझ में भी आता है। लेकिन अब ऐसे में क्या होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है बॉडी पर, तो बॉडी कहाँ को जाएगी, बॉडी कहीं एंगल पर जाएगी। तो वो ये रिजल्टेंट की बात है, उसके लिए हम ये पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ते हैं। ये सब एडिशन ऑफ वेक्टर इसलिए पढ़ा जाता है यहाँ पर। तो ये सिनेरियो हो गया। अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, और यहां से गिरा दो परपेंडिकुलर, यहां से गिरा दो परपेंडिकुलर। ठीक है, एक काम करो, इसको बना दो थोड़ी देर के लिए पी क्यू। अब आर मत बनाना, आज से तो हम रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, इसको बना दो सर एम, एबीसीडी इसको लिख बना दो देंगे फिर। एन। अबे तो ए वेक्टर बी वेक्टर भी तो लिख दिए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर लिख दिया, तो ये नाम ले दिया मैंने। ठीक है ना? अच्छा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, जरा ध्यान से देखो, सबको समझ में आया? अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। ये कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक बात बताओ, मेरे को क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लाइन की लेंथ निकालनी है। ये लाइन की लेंथ अगर निकालनी है तो एक जरा ध्यान से देखो, इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, ए वेक्टर को हम थोड़ी देर के लिए ए मान रहे हैं, सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम थोड़ी देर के लिए बी मान रहे हैं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम थोड़ी देर के लिए आर मान रहे हैं। ठीक है, समझिए ना? अब मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब बार बार मैग्नीट्यूड को ऐसे कौन लिखे, अब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई ए के बराबर, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया ए। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई बी, ये कितना होगा, ये कितना होगा ओ एन, ये कितना हो जाएगा, ये वापस बी के बराबर बन जाएगी, ये वाली लाइन वापस बी के बराबर बन जाएगी। जितनी सर लेंथ आपने इसकी है अभी क्या उतनी। बोला, मेरा वो नेट थोड़ा खराब था, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो शांत रहो, बाकी को सुनने दो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो भाई इतना। देखो, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा पैरेलल साइड से। ठीक है ना? ये ए है तो ये भी ए होगा, इतना समझ में आता है। अब ये बी है तो मैं जानना चाह रहा हूं एम एन कितना होगा और ओ एन कितना होगा, एम एन कितना होगा और ओ एन कितना होगा। तो अब देखो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एम ओ एन, इन ट्राइंगल एम ओ एन, साइन थीटा लगा के देखो, साइन थीटा कितना बनेगा। ट्राइंगल, ये पहली बात तो कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो, तो साइन थीटा कितना बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो एम एन अपॉन ओ एम आ जाएगा। तो यानी एम एन कितना आ गया, एम एन निकल के आ गया है ओ एम का साइन थीटा। ओ एम कितना है, ओ एम है आपका बी के बराबर। तो एम एन की वैल्यू तो इतनी आ गई, बी का साइन थीटा। सिमिलरली जब कॉस थीटा लगाओगे, जब कॉस थीटा लगाओगे, कॉस थीटा हो जाएगा ओ एन, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एम। तो ओ एन कितना निकल के आ जाएगा, ओ एन निकल के आ जाएगा ओ एन का कॉस थीटा, यानी बेसिकली आपका बी का कॉस थीटा। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सर यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कैसे कर रखा है प्रॉब्लम को? सर वो आर वेक्टर का वैल्यू आर क्या है, वो तो किसको पैरेलल नहीं है ना। क्या पैरेलल है? सर आर वेक्टर आपने लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, वो कैसे आ-? अबे कलाकार इंसान, पर नेट सही करवाओ अपना। तो क्या लिख रखा है, आर वेक्टर का ये मॉड करने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए मैं आर मान रहा हूँ, बार बार ये डब्बा कौन बनाए करके। हाँ सर। तेरा ध्यान दो भाई, जबरदस्ती छोटी छोटी फालतू बातें पूछ रहे हो। कोई यार ढंग का कॉन्सेप्ट पूछो, कुछ दिक्कत हो रही है उसमें। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ये समझो इसमें कहीं किसी को दिक्कत, ये कैसे आया, एम एन बी साइन थीटा, एम एन की वैल्यू बी का साइन थीटा कैसे बनी, ओ एन की वैल्यू बी का कॉस थीटा कैसे बनी, ये आप पहली बार देख रहे हो ऐसी कुछ चीज। ठीक है ना? तो ये जरा ध्यान से देखो कैसे किया है।
अच्छा स्कूल में आता है, प्रूफ करने को आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है, प्रॉपर आता है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, हमें आर निकालना है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा इधर का हो गया, सबने लिख लिया इधर का? हाँ आपका सर। वीडियो क्रैक हो रहा है। या लैग कर रहा है क्या मेरा वीडियो? सर No, बीच sir. बीच में कर रहे हैं। बाकी नहीं का हो तो रहा। हो रहा है क्या? लग रहा है क्या नहीं बाकी को? सर, नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो बीच बीच में हो रहा है। अरे भाई अगर यहाँ तो फिर सभी को लगेगा ना, अगर मेरी साइड से लैग होगा तो। इधर का हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो देखो अब एक बात बताओ, हमने इतनी मेहनत क्यों करी? हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के ऐसा कुछ क्यों किया? हमने ON भी निकाल लिया, MN भी निकाल दिया। अब देखो ट्राइंगल कौन सा पकड़ो। इन ट्राइंगल आपका MQN, देखो MQN कैसा ट्राइंगल है? राइट MQN एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई? पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? QM का स्क्वायर इज इक्वल टू QN का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। QM कितना हो गया? QM की लेंथ कितनी है? R के बराबर, तो बन गया R स्क्वायर। QN को क्या मैं लिख सकता हूँ? QN को A देखो, plus B cos theta। A प्लस B cos थीटा। बताओ हाँ भाई, QN को समझ में आया? QN कितना हो जाएगा? A हाँ सर। प्लस ON कितना आ गया हमारा? B cos थीटा प्लस MN कितना B sin। है? बी साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? ब्रैकेट खोलो, A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर जैसे होता ना, X प्लस Y का होल स्क्वायर। हाँ तो सर। कितना हो जाएगा? 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अच्छा ये दोनों मिला के इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1। अंदर 1 बच जाएगा। वो बताना तो नहीं है, क्लियर है ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा बच जाएगा। इसका भी रूट ये आपका रिजल्टेंट बन जाता है। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो R कितना बन जाएगा? R बन जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैसे किया गया है स्कूल में भी आएगा, और ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कंस्ट्रक्शन देखो कैसे कर रखा है। ठीक है, यस सर। सर लास्ट 2 स्टेप एक बार समझाओ ना। ये वाला समझ में आया कि पाइथागोरस समझ में आई यहाँ पर? हाँ सर, पाइथागोरस तक आ गए। है ना? ट्राइंगल देखो MQN में क्या करना है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये किया। फिर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? R के बराबर हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये जो वेक्टर है इसका लेंथ कितनी है? बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना हो गया? R के बराबर हो गया। वैसे कायदे से लिखना चाहिए था इसको ऐसे करके, मैग्नीट्यूड, है ना? लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया है? ऐसे करके लिखना चाहिए था कायदे से, ऐसे करके। लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड को अब सिंपली R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल R बना दिया, R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा QN कितना हो जाएगा? QN को लिख सकता हूं दिस प्लस दिस। ये हो गया A, और ON हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं B cos थीटा। तो A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर ये हो गया। MN हम यहाँ पर अलग से निकाल चुके हैं, कितना बन गया? B का साइन थीटा।
फिर क्या क्या, ब्रैकेट खुला, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रैकेट खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, 2a इंटू बी, बी की जगह पे कौन काम कर रहा है, बी cos थीटा, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना आ गया इधर से ये। अब इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। 1। तो फाइनली जाके ये बन के आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके ये सर। फॉर्मूला याद रखना है आपको, समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने रिजल्टेंट का एक चीज तो पता कर लिया कि भाई जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया। अब डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डायरेक्शन में ऐसे बताते हैं, इस एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को अल्फा मान लो, हम क्या बोलेंगे, अगर हमें अल्फा पता चल गया हम बोलेंगे इनका जो रिजल्टेंट है वो इतना आ रहा है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कुछ दिया होगा, बी का कुछ दिया होगा, एंगल भी दिया होगा, तो सॉल्व करके कुछ आ गया मान लो, ठीक है, मान लो ए और बी मतलब फोर्सेस, आर से सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं। हाँ आज से खाली मैग्नीट्यूड मिल गया आपको। अब डायरेक्शन कैसे बोलोगे, हम बोलेंगे एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर, एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। अबे ट्राइंगल पी क्यू एम लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, है सर्वेश, क्या मैसेज कर रहे हो, पी क्यू एम ट्राइंगल में क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है वो, पाई सर्वेश कैसे लगाऊंगा मैं, लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें आगे एक्सटेंड करो, उसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ही मैं इधर से ही करता आया हूँ तो इधर ही करता हूँ, चाहते तो इसको आगे को एक्सटेंड करो, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, वो थोड़ा अजीब दिखता है, इसलिए इधर कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड करके इधर की साइड कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, हाँ सर। ठीक है। हाँ भाई, अब जरा देखो टेन अल्फा की वैल्यू इन ट्राइंगल क्यू एम एन, ट्राइंगल क्यू एम एन में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बताओ, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, एम एन बाय क्यू एन। बाई क्यू एन, एम एन कितना है, बी साइन थीटा, और क्यू एन कितना है, क्यू एन हो जाएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, इतना आ गया आपका निकल के। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा, अल्फा आपका इतना निकल के आ गया, टेन इनवर्स ये करके ये, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इतना निकल के आ गया, यहां से निकाल लिया, किस डायरेक्शन में है, एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, बाकी अभी प्रॉब्लम से समझ में आएगा जब प्रॉब्लम करेंगे, अभी लिख लो, और ये दोनों डब्बा को याद रखना, ठीक है ना, ये दोनों चीजों को याद रखना है, डायरेक्शन और ये।
अच्छा हो गया क्या ये? नहीं इधर वाला सर, पार्ट हो गया? नहीं सर, वही लिखा होगा। यस सर। यस तो 2 मिनट सिर्फ। हाँ बोलो। सर हमने यहाँ पे QM इज इक्वल QM की जगह पे RQ लिख दिया। QM जो है बताया था ना, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इसका लेंथ है वो किसके बराबर आएगा? इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इस जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ और सर, इसके सभी के मैग्नीट्यूड के लिए हमने R बोल दिया, इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे ना लिखते हुए हमने R लिख दिया, ठीक है ना। जैसे A का हमने ऐसे A मान लिया है, B का हमने ये मान लिया है, तो ऐसे ही है। तो एक काम करो, फटाफट इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, ये पैरेललोग्राम लॉ का वो लिख लो, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ का लिख लो। इसमें लिखो if two vectors if two vectors if two vectors if two vectors a vector and b vector, two vectors a vector and b vector, a vector कैसे बनाओगे? a vector ऐसे बनाना, a के ऊपर खाली एरो। if two vectors a vector and b vector are represented are represented are represented by two adjacent sides of a parallelogram, are represented by two adjacent sides of a parallelogram such that their tails coincide, such that their tails coincide, सर such that such that their tails coincide, such that their tails coincide, then the diagonal drawn then the diagonal drawn then the diagonal drawn through the intersection then the diagonal drawn through the intersection through the intersection of the two vectors through the intersection of the two vectors through the intersection of the two vectors represent 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 the resultant, सर क्या बोला represent the आपने अभी? through the intersection of two vectors through the intersection of two vectors represent the resultant vector, represent the resultant vector, ठीक है, represent the resultant vector। रिजल्टेंट, कभी भी रिजल्टेंट शब्द इस्तेमाल होगा मतलब दो वेक्टरों का एडिशन, ठीक है ना। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हो आप। यहां तक कोई दिक्कत इसको? नहीं सर, बट सर लेफ्ट ठीक है। साइड का मत रफ कीजिए। हाँ लिखो फटाफट उसको। एक पहले क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका, टू फोर्सेस F1 and F2 of two forces इतना, two forces F1 and F2 of magnitude मान लो आपका
एक हो गया आपका 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन respectively x on a body such that angle between them is 60 degree. Find the resultant तो force. सेकेंड लाइन में क्या लिखा है वो? 5 Newton and 10 Newton, 5 Newton and 10 Newton respectively, x on a body such that the angle between them is 60 degree. Find the resultant force and its direction. सर थोड़ा साइड में। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप दो फोर्सेस ट्राई करोगे, बता ही दूं? सर ट्राई करते हैं। चलो करो फटाफट करो, ट्राई करो, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। सर इसमें वो पैरेललोग्राम बना के कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके सॉल्व करना है। आप सीधे भी निकाल सकते हो, कंस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत है? सर आर रूट ऑफ 175 आएगा। √3 आ रहा है, 5√3 फोर्स। तो 5√6 आ √175 आ रहा है। हाँ शायद √175 आ सकता है। चलो देखो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? सर 2 मिनट से। तुम्हारे चक्कर में तुम है सभी को लेट करवाओगे क्या? ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 25 प्लस 100 cos 60 हाफ हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 50 और आ जाएगा 5√7 √175। इसको भी आप कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 5√7 आ जाएगा, 5√7 निकल के आ जाएगा। समझ में आया? 5√7 निकल के आ जाएगा। ठीक है यार, इसको देखो ऐसे भी, इसको कभी कभी बुक्स में ऐसे भी दिया होगा। ठीक है, देखो आर वेक्टर क्या था? F1 वेक्टर, अच्छा आर वेक्टर क्या था? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, अब इस पर मॉड लगाना है तो पूरे पे मॉड लग जाएगा, ऐसे कर
इंडिविजुअल का मॉड मत ले लेना, इंडिविजुअल का मॉड हो गया F1 प्लस F2, गलत हो जाएगा। अभी ऐसे मत कर लेना, ये गलत चीज है, ठीक है क्यों ना। सर? अरे भाई इसका मतलब तो ये हो गया आपने 5 प्लस 10 कर दिया, खत्म बात, 5 प्लस 10 कर लिया। इसका मतलब ये है पहले आपने वेक्टरों को ऐड कर रखा है, पहले ऐड किया है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। तो पहले वेक्टर एडिशन हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे करने का तो मतलब ये हो गया आपने 5 प्लस 10 कर दिया। आई बात समझ में? अच्छा ये सिचुएशन कब होगी, जब cos 90 होता, cos 90 हो जाता तो बेसिकली आप अपना तो भी गड़बड़ हो जाता, 1 होना पड़ता उसको, 1 होना पड़ता, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो छोड़ो उसको, छोड़ो अभी, ठीक है ना। तो कभी कभी अगर आपसे ऐसे दिया होगा तो घबराना मत, r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 का ये सब चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बना दिया, या फिर A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा, जो भी होगा, तो सब चीजें एक ही हैं। बाकी एंगल tan अल्फा कितना आ गया था, tan अल्फा आता है B। अब B किसको बनाना चाह रहे हो, देखो अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था। अगर ये 5 न्यूटन वाला है, ये 10 न्यूटन वाला है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, तो रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ, जिसके साथ एंगल आ रहा है, रिजल्टेंट का एंगल जिसके साथ आ रहा है वो A वाला था, याद रखना उसमें, ठीक है। tan अल्फा आपका था B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इसमें B क्या है, B वो वाली क्वांटिटी है, वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो दूसरी साइड है, जो दूसरी साइड है। ये अल्फा एंगल A के साथ है, तो अगर इसको A मानते हो, इसको A मानते हो, तो अल्फा एंगल इसके साथ बना हुआ आएगा। लेकिन अगर इसको A बना लिया तो अल्फा एंगल ऊपर वाला आएगा, अल्फा एंगल ऊपर वाला बन के आ जाएगा। तो जरा ध्यान देना इसका, ठीक है। B sin थीटा अगर यहाँ पर F2 बना रहे हो, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये थोड़ा अजीब सा आ रहा होगा। 10 sin 60 कितना हो गया, √3 अपॉन 2 अपॉन 5 प्लस 10 इंटू 1/2, कितना आ रहे, 5√3 अपॉन √3/2 √3/2, ये आ गया tan अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आपका निकल के आ जाएगा tan इनवर्स √3/2, इतना, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आया आपका, रिजल्टेंट आया 5√7 न्यूटन, 5√7 न्यूटन ये आया है। और कितने एंगल पर आया है, अल्फा, अल्फा एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम F1 से आया है, क्योंकि आपने, सही है ना, B दूसरा वाला एंगल होता था, B दूसरा वाला वेक्टर होता था, यहाँ पर B दूसरा वाला है, ये अल्फा एंगल A के साथ होता है, अल्फा एंगल A के साथ होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्रॉम F1 क्यों लिखा? तो एक अरे के साथ भाई होता है ये इसलिए। अल्फा एंगल किसके साथ होगा, जब ये बनाया था तो इसमें अल्फा एंगल A के साथ था कि नहीं था। अगर हाँ आप A सर। को, अगर इसको A बना लेते, इसको A बनाते, इसको A बना देते, तो अल्फा एंगल इसके साथ आता, तो ये 10 यहाँ लिखते, 5 और 5 यहाँ इस्तेमाल होते, 5 और 5 यहाँ इस्तेमाल होते, 10 यहाँ इस्तेमाल होता, तो एंगल जो आता है 10 वाले के साथ आता। आई बात समझ में? इसमें जो अल्फा एंगल था, पुराना डायग्राम देखो, अल्फा एंगल A के साथ है, ठीक है ना। तो अब A किसको माना है, मैंने A मान रखा है 5 वाले को, यानी F1 को मान रखा है, तो एंगल ये F1 से आएगा, ठीक है। अगर इसका डायग्राम देखना चाहते हो तो डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा, तो इस तरीके से बनेगा, आपका प्रॉपर पूरा बनाना होगा, पूरा बना लेना उसको, लेकिन आएगा ऐसे करके कुछ इस डायरेक्शन में आएगा।
अच्छा फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीख गए, रिजल्टेंट और tan अल्फा, और कराना Yes, इसका sir. प्रॉब्लम? नहीं सर, इधर का हो गया सबका, इधर का नोट हो गया सबका? Yes, sir. यस यस सर। सर्वेश मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से है यार तुम्हारे अंदर, बहुत ज्यादा एनर्जी है हैं? वो जो बीच में विनोद घूम रहा था वो कहीं तुम ही तो नहीं हो कौन सा सर? हैं? वो चल रहा था ना, मैं विनोद हूँ वाला वो, क्या चल रहा था वो? सर विनोद। विनोद सर। विनोद, हाँ वही विनोद, तो नहीं वही तो पता नहीं हो सर। कहीं? बातों की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रखी है, फीलिंग तो सर नहीं आ वो रही लोग, होती कभी? सर सुन रहे हैं? सर बाकी लोग मैं ज्यादा ध्यान देते हैं ना, इसलिए। हाँ तो तुम्हें तो वाली फीलिंग आती होगी ना, अपन ही भगवान है वाला, तो ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारे साथ हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चलो देखो, अब देखो नोट करके लिखना, नोट करके कुछ कुछ पॉइंट लिख लो। सर हाँ गणेश भाई, गायतोंड। हैं क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है? तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? जब यहाँ पे ये लिख लिया गया क्वेश्चन, नहीं लिख लिया सर, ऊपर का? क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख। तो चलो देखो, रिजल्टेंट होता है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है? रिजल्टेंट कितना होता है आपका? तो पहली चीज, आर मैक्स कितना हो जाएगा? आर मैक्स कब होगा? आर मैक्सिमम कब होगा? जब ए और बी तो फिक्स है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? कॉस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1. अरे वन हो जाएगा, 1. ठीक है ना? एंगल 0 हो जाए बेसिकली। आर मैक्स कब होगा? जब आपका कॉस थीटा 1 हो जाए, यानी थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए। सही बात है भाई, मैक्सिमम इफेक्ट कब आएगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेंगे। आंसर कितना आएगा? कॉस थीटा 90 ना, 1 आएगा तो। लोकल ब्रांड के बादाम खा रहे हो क्या हैं? नहीं सर, समझ गया। समझ गए? cos थीटा 1 तो थीटा 90, ठीक है? तो देखो अगर ये 1 हो गया तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a प्लस बी। बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर दो वेक्टर लगे हुए हैं, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? उन दोनों का डायरेक्शन a प्लस बी। क्लियर है? कब होगा? जब आप 0 एंगल पर लगा दो, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है? मिनिमम कब होगा? दूसरी चीज, मिनिमम, आर मिनिमम 90। हाँ भाई, आर मिनिमम कब होगा? 180। चलो देखो, सर 90 पे ना। करवा दी तुमने बेइज्जती, करवा दो यार तुम बेइज्जती। तुम्हें क्या मतलब करने पड़ा? 180 डिग्री, cos 180 कितना होता भाई? cos 180 -1. -1। ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा जब अंदर देखो सब ऐड हो रहा है, तो ये मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम कितना होता है? -1 होता है, ना कि 0 होता है। अब आप चल रहे हो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, और वेक्टरों के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आर मिनिमम होगा आपका अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कब ये बनेगा? जब cos थीटा की वैल्यू आएगी -1, यानी थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। सही बात है भाई,
उल्टा लगा दो फोर्स, उल्टा लगा दो वेक्टर को, सबसे कम आएगा मैग्नीट्यूड, सबसे मैक्सिमम करना, दोनों को सेम साइड में लगा दो, इसमें सबसे कम आएगा। अब इसको फिर देखो जरा ध्यान देना, जब इसका ये रूट काटोगे तो इसको मॉड में लिख लेना। ये वाला मॉड का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। जैसे आपका 5 और 10 लगा था, इसको 180 पर लगाओगे तो अगर मान लो ये 10 लगा हुआ है, ये 5 लगा हुआ है, इधर 10 है इधर 5 है, तो नेट कितना आएगा, नेट कितना आएगा 5 आ जाएगा इधर को, समझ में आता है। इधर 10 है इधर 5 है, तो इधर आपका 5 बच जाएगा, तो 5 निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या किया, 10 - 5 कर रखा है, 5 - 10 थोड़ा ना कर रखा है, 5 - 10 करोगे माइनस का 5 आ जाएगा। जबकि रिजल्टेंट कभी भी मतलब मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है। जो बड़ा होगा उससे छोटा सब्ट्रैक्ट कर लेना, मतलब कहने का मतलब ये। तो ये आ गया आपका बस। तो यानी आप क्या बोल सकते हो कि रिजल्टेंट जो होगा कोई भी दो वेक्टरों का, वो a + b से लेके a - b के बीच में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपको 10 और 15 न्यूटन के दो फोर्सेस दे रखे हैं, इनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में आएगा आंसर, कोई भी एंगल पर लगा लो। 15 कब आएगा, जब 0 एंगल होगा। 5 कब आएगा, जब 180 एंगल होगा। और बाकी कोई भी केस कर लो, इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा, 5 और 15 के बीच में। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, 15 से छोटी है, ठीक है। अब सेकंड, इसको देखो, इसको देखो पहले। अगली कहानी आती है आपकी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जब थीटा 90 हो जाता है। बताओ, दो वेक्टरों को ऑर्थोगोनल वेक्टर तब बोलेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, बेसिकली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट, हाँ तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √a² + b², ठीक है। ये तो बस इसलिए बता दिया, कभी कभी बोलेगा ना, कभी लैंग्वेज में बोल देगा दीज टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो वहां पर आपसे खुद को दिमाग लगाना है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगे 90, तो इस फॉर्मूला में 90 पुट करोगे तो ये पूरा निपट गया, गया काम से, ठीक है। ये हो गया, लिखते जाओ, इसको लिखते जाओ। हो गया सर, हो गया सर। हो तो गया, समझ में भी आ रहा है, जा रहा ऊपर से, बाउंसर तो नहीं आ रहा। हाँ सर, समझ रहा है। समझ रहा है सर। ठीक है, सर लास्ट वाला नहीं समझा। ये वाला यस सर। इसमें समझना ही नहीं है कुछ। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जब थीटा 90 हो जाता है दो वेक्टरों के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, सिंपल। तो ये एक नया टर्म है आपके लिए ऑर्थोगोनल, ठीक है। तभी चलेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो बस सिंपल इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि थीटा 90 हो गया, दोनों वेक्टरों के बीच में 90 डिग्री है। बाकी पूरा सॉल्व तो वैसे ही करोगे, रिजल्टेंट ऐसे ही निकालोगे, tan अल्फा वैसे ही करोगे। आई बात समझ में, tan अल्फा का वही फॉर्मूला लगाओगे, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, बस थीटा 90 हो गया। क्लियर है? यस सर, समझ गई। है ना। सर ऑर्थोगोनल वेक्टर में आई मीन लाइक हाँ। अगर 90 डिग्री है ये, तो फिर वो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे होगा कि वो भी फोर्स पे डिपेंड करेगा?
क्या लगता है मतलब? अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड। अगर मान लो ये वाला फोर्स, चलो अब यहां समझाता हूँ, इधर देखो, अगर ये वाला वेक्टर बहुत बड़ा है, ये वाला वेक्टर छोटा है, ये वाला वेक्टर बहुत बड़ा है, ये वाला वेक्टर छोटा है, तो रिजल्टेंट कहाँ को आएगा? रिजल्टेंट किसकी ओर को इंक्लाइंड होगा? ओके, सो ये वाले मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसकी ओर को ज्यादा इंक्लाइन होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, एक साइड से ये है, एक साइड से तुम फोर्स लगा रहे हो, एक साइड से हल्क है मान लो, किधर की ओर को जाएगा? उसकी साइड को जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा हाँ सर, डिपेंड करेगा ना। हाँ सर, तो समझा। समझ में आ गई बात? तो बराबर कब होगा? एंगल बिल्कुल बाइसेक्ट कब करेगा? बिल्कुल बाइसेक्ट कब करेगा? जिस केस में ये दोनों बराबर हो जाए, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो भाई स्क्वायर बन जाएगा और एंगल 45 आ जाएगा। ठीक है, एंगल 45 निकल के आ जाएगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट यही लिख लो। ठीक है, अच्छा, दो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं विष्णु? टू इक्वल वेक्टर्स तब होते हैं, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहते हैं? देयर जब मैग्नीट्यूड उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। अब मेरी लैंग्वेज समझना, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पॉसिबिलिटी है दोनों इक्वल भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, मैंने बस मैग्नीट्यूड इक्वल बोल रखा है। तो जब दो वेक्टर हैं, इसमें ऐसे करके लिख लेते हैं, देखो ये और ये आया, ठीक है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सच दैट इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो कि अल्फा एंगल पर आता है, और ये वाला एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा बिल्कुल बीचों बीच आएगा, अल्फा की वैल्यू थीटा के बाई 2 है। समझ में आता है क्या? अगर दोनों वेक्टर भले ही वो 90 डिग्री पर ना हो, ठीक है, भले ही वो 90 डिग्री पर ना हो, ऐसे करके दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो बीचों बीच जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। ये समझ में आता है ना? तो जरूरी नहीं 90 डिग्री हो, अगर इन दोनों वेक्टरों के बीच में, ओरिजिनल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल आ गया मान लो 50 डिग्री, तो रिजल्टेंट 25 पर ही आएगा, बिल्कुल बाइसेक्ट करते हो जाएगा। अच्छा भाई, अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो भी है, मेरे ख्याल से तो आपका हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया उसमें, ये मॉड्यूल डिस्कस हो गया क्या? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2? सर यस सर, शीट भी दोनों डीपीपी बाकी। तो एक काम करना, डीपीपी आप साइड से करते जाओ, मैं किसी दिन बोल दूंगा कि आज डिस्कस करनी है तो ले आना उस दिन, ठीक है, साइड से करते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब काम छोड़ दिया है। तो क्या है, डीपीपी का क्या है कि वो रिदम बनाए रखती है, ठीक है, आपको ज्यादा रिवाइज करने का भी वो नहीं है, डीपीपी करते रहो, अपने आप ही सब दिमाग में फिट रहेगा। सर एक बार फिर से समय बताना पे सर, नेट इश्यू था थोड़ा 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले ये सब बता रखा है, एक बार समझा दो ना। ये फॉर्मूला अब रिजल्टेंट का, ठीक है, रिजल्टेंट का ये हाँ फॉर्मूला सर, है। हाँ सर। मैक्सिमम कब होगा? जब ये नहीं सर, चीज वो मैक्सिमम हो है। गया। ऑर्थोडॉक्स के बाद आपने क्या बताया था? ऑर्थोडॉक्स नहीं है भाई, ऑर्थोगोनल है वो, ठीक हाँ, है। ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या कहते हैं? दो वेक्टर, एक वेक्टर कभी ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता, दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कब कहते हैं? जब दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना।
बस हाँ सिंपल, सर। और कुछ है ही नहीं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन की तरह है। तो अगर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर 90 पुट करोगे, cos 90 0 हो जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, ये समझाने की भी कोई इसमें कुछ है नहीं, बस याद हाँ रखना सर, जब ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया ये। फिर ये बोल रहा हूँ, अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए, तो रिजल्टेंट जो है वो बीचों बीच से जाएगा। देखो बाइसेक्ट सेल्फ करेंगे। एक्सप्लेनेटरी हो, आया समझ में? सर बताओ सर। हैं, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट बीचों बीच में से जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, टेन अल्फा कितना था? टेन अल्फा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। cos थीटा। इसमें से a और b दोनों क्या है? a और b दोनों बराबर सेम हैं, है। सेम है, तो सबको b मान लो। तो b sin थीटा कट जाएगा ना, देखो ऐसे करके कट जाएंगे, तो हटाओ हाँ इसको, b सर, sin थीटा अपॉन 1 तो प्लस साइन cos थीटा थीटा। अपन। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब एक बात बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तुम्हें? cos 2 थीटा क्या हाँ होता है? सर, 2 cos cos स्क्वायर हाँ थीटा सर। माइनस थीटा 1। होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा कर लेता हूँ, 2 थीटा को थीटा लिखता हूँ तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। Yes, sir. देखो हाँ सर। 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस cos 2 थीटा। इसी में क्या करो, अगर ये 2 थीटा को थीटा मान लेते हो तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो थीटा बाई 2 निकल के आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। एप्लीकेबल है, साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, उसमें भी आधा कर लो। जैसे ये होता ना साइन टू थीटा, आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा cos थीटा, ये पढ़ा होगा। अगर 2 थीटा की जगह मैं थीटा इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, ये वाले एंगल्स आधे आएंगे। अगर यहाँ आधा इस्तेमाल करता हूं तो उसका भी आधा हो जाएगा। सही है, हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए बुलाते हैं इनको बोला था हाफ एंगल फॉर्मूले। यहाँ जो भी होगा उसका आधे आधे में कन्वर्ट कर देता है। हाँ सर। आ गई बात समझ में? हाँ ठीक सर। है, ये हो गया। तो 2 cos थीटा बाई 2 ये, तो 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको कट वट करो, देखो ऊपर क्या बचेगा? tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। देखो सिर्फ इतना बच के आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा। दोनों से कंपेयर करोगे एंगलों को, अल्फा की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। और वैसे भी वो समझ में आता है यार, अगर दोनों फोर्सेस या फिर दो वेलोसिटीज हैं या फिर दो एक्सेलरेशंस हैं, कोई भी दो वेक्टर इक्वल, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच ही आएगा, बाइसेक्टर में आएगा उनका। ठीक है, याद रहेगा ना? दोनों अगर इक्वल हैं तो बाइसेक्टर में आएगा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसे करके आ जाएगी और बीचों बीच आएगा। स्पीड सही हो रही थी, बढ़ानी है या स्लो करनी है? सही सर, सर सही सही है। है बराबर सर है, बराबर। सर, इतना ही पढ़ा था ना आपने? हैं? सर जब नेट मेरा गया था तब इतना ही पढ़ा था ना? हाँ हाँ, ओके सर। सर हाँ बोलो। सर वो tan अल्फा में अपने b sin थीटा अपॉन a प्लस cos थीटा में b और a प्लस b को
कट कैसे कर दिया डायरेक्ट? अरे दोनों बराबर मान लिए ना मैंने, इस केस में क्या लेके चल रहा हूँ, अगर दोनों बराबर हुए वो समझा रहा हूँ, तो ये भी बी हो गया ना, ए भी बी के बराबर है, तो बी 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 कट जाएंगे ना, नहीं कट पाएंगे क्या? यहाँ बी को कॉमन ले लो, पहले बी को कॉमन ले लो फिर काट देना। हाँ सर। ठीक है, देखो अगला क्या आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जो कहानी है सिंपल है। ट्रायंगल लॉ। सर ट्रायंगल मेथड। हाँ हाँ हाँ, अरे ये इसी में आ जाएगा ना, क्योंकि अलग से सब्ट्रैक्शन कुछ होता थोड़ी ना है। एक बात बताओ मेरे को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, ठीक है, वैसे रिजल्टेंट जब भी बोलोगे ना, रिजल्टेंट जब भी बोलोगे तो बेसिकली हमारा क्या होता है, दो वेक्टर का एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर? बताओ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी Yes, sir. वेक्टर, कोई दिक्कत? नहीं और सर। ट्रायंगल sir. कौन सा था सर? क्या? फिर किसी ने तो बोलता ना ट्रायंगल मेथड यूज करना हाँ है, मतलब हाँ, ट्रायंगल मेथड एडिशन में यूज करेंगे ना। ये सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या अलग से नहीं है, ये एडिशन का ही पार्ट है, तो मैं यहीं पे हैंडल कर रहा हूँ। ट्रायंगल वाला अलग से पढ़ाऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा अगर, अच्छा माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है कि नहीं होता? होता ठीक है। है, हाँ सर। होता है। बेसिकली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आप किसका निकाल लो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का। अब आपको पता है, थोड़ी देर के लिए देखो, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड को हम ए मान लेंगे, माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसको हमने बी मान लिया है। ठीक है, इसको हमने बी मान लिया है। ठीक है, अब अगर ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो माइनस बी वेक्टर कहाँ को आएगा, माइनस बी वेक्टर ये आएगा कि नहीं आएगा, जरा ध्यान दो। यहाँ को ये माइनस बी वेक्टर बना कि नहीं बना? अगर बी वेक्टर ये होगा तो माइनस बी वेक्टर इधर को आएगा कि नहीं आएगा, घूम जाएगा 180 से, बताएगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। Yes, sir. हाँ सर। किसी वेक्टर में माइनस का साइन लगा दो तो वो 180 से पलट जाता है। तो अब आप ऐसे दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकाल ले हो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। अगर ए और बी के बीच में थीटा है तो ए और माइनस इसके बीच में आ जाएगा 180 माइनस थीटा आएगा। और इनका रिजल्टेंट कहाँ निकल के आएगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं निकल के आएगा। आपने फिर से लगाओगे, यहाँ कहीं को आपका रिजल्टेंट निकल के आएगा। बताओ, माइनस बी वेक्टर ये आ गया, माइनस बी वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ऐसे करके निकल के आएगा। तो यानी बेसिकली हो क्या रहा है, थीटा की जगह क्या इस्तेमाल होगा, सब कुछ वैसा ही है। इसको थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर बना लो, माइनस बी को सी मान लो। इस बार ए और सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos 180 माइनस थीटा। इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। बाकी सारी कहानी तो वही रहेगी, बाकी सारी कहानी वही रहेगी आपकी। एंगल ये वाला अल्फा मानते हो, मानो ये वाला एंगल आपका अल्फा माना जाता है, ठीक है, ये वही रहेगा। ये वाला एंगल अल्फा वैसे का वैसा ही रहेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा की जो ऊपर जहां जहां थीटा इस्तेमाल हो रहा है वहां आपका 180 माइनस थीटा निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट जो निकाल रहे हो, रिजल्टेंट जो कि बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, हम किस किस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो अगर a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है तो फॉर्मूला आता है 2ab cos थीटा। अगर a प्लस बी वेक्टर होता है तो a और b के बीच का एंगल होता है थीटा, तो cos थीटा आता है। इस बार a और माइनस b है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा बताओ भाई, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस तो cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये बन बी गया के आपका जगह रिजल्टेंट। सर बी के जगह हम माइनस बी लेंगे ना, बिकॉज वो उल्टी अबे डायरेक्शन में। ए यहाँ पर बी क्या है, मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है यहाँ पर, तो माइनस हाँ बी का सर, मैग्नीट्यूड भी तो बी रहेगा। हाँ सर। समझ में आई बात। और माइनस का कहानी जो है वो यहाँ खत्म हो गई ना, जैसे ही आपने माइनस बी वेक्टर लगा दिया तो यानी बेसिकली आपका थीटा की जगह 180 माइनस थीटा इस्तेमाल होने वाला है, थीटा की जगह पर ये 180 माइनस थीटा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निकालना है तो वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ये हो गया। बाकी टेन अल्फा की बात जहां तक रही, टेन अल्फा वैसे ही निकलेगा बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। इसमें क्या था, ये फॉर्मूले में ए के साथ एंगल है, ए के साथ अल्फा एंगल होता है, ए के साथ अल्फा एंगल है। आई बात समझ में। सब में एक ही साथ ही होता है ना। हाँ, ये जो फॉर्मूला आप देखो ना, ओरिजिनल जहां पर डेरिवेशन हुआ है वहां पर अल्फा किसके साथ ले रखा है, अल्फा ए के साथ ले रखा है। तो कल के दिन में पता चला आपने फॉर्मूला तो याद कर लिया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन ये पता ही नहीं अल्फा ए के साथ है कि बी के साथ है, अल्फा ए के साथ है। ठीक है ना। अब आपको जैसे बताया था कि 5 और 10 दिए हुए हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन। अगर ए हाँ वाले सर, को हाँ सर, 5 मतलब मानते हो, कौन सा लेना है। हाँ 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 उस पर डिपेंड करेगा। अगर ए को 5 मान रहे हो तो 5 के साथ एंगल है, अगर ए को 10 मान रहे हो तो 10 वाले के साथ एंगल आएगा। इसकी अगली लाइन लिख सकते हो ना, बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा sin थीटा साइन sin थीटा। थीटा। साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी माइनस कॉस थीटा होता cos है। थीटा। ठीक है, तो देखो जनरली इसका इस्तेमाल कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाता है। ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है। समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही काम कर रहा है, बस कहां पर चेंजेस करने हैं। ये देखो इस बार रिजल्टेंट ए और माइनस बी का हो रहा है, बस एंगल जहां थीटा आ रहा था थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा, एक टर्म होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता होगा, नो नल का मतलब क्या होता है, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, खाली empty empty एम्प्टी। तो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब अब जीरो ही है वो, उसका क्या मतलब है। देखो होता क्या है, जब भी आप दो वेक्टरों को, दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो, कभी ऐसा किया है क्या आपने कि फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ ऐड किया है, कभी नहीं होता। फोर्स फोर्स के साथ ही ऐड होगा या फोर्स फोर्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा। अब मान लो 10 न्यूटन इधर लगा है, 10 न्यूटन इधर लगा है, तो जब कैंसिल करोगे तो जीरो आ गया, लेकिन उसको क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक 10 आई कैप है, एक माइनस 10 आई कैप है, तो जब उनका रिजल्टेंट निकालोगे जीरो आ गया, तो यार दो वेक्टरों को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर आनी चाहिए, तो कैंसिल होकर मैग्नीट्यूड तो जीरो आ गया, लेकिन उसके ऊपर कैप लगा देते हैं ताकि वो जस्टिफाई हो जाए
कि भैया दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो उस वेक्टर ही मिलना चाहिए, उस जीरो की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसकी कोई डायरेक्शन निकल के नहीं आती। तो खाली बस जस्टिफिकेशन के लिए है कि अगर दो सिमिलर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो तीसरी क्वांटिटी जो आती है वो भी सिमिलर ही आती है। ओके सर। हो गया क्या? हाँ सर। ये तो हो गया होगा कम से कम। अब क्वेश्चन करें कि ट्रायंगल लो कर लें? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन Triangle law. ट्रायंगल लो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? समय भी हो ही रहा है। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है? लेट्स से इसको मान लो, क्या मानना चाहते हो? मान लो ए, ठीक है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आपको बस रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, सर ठीक है? हाँ बोलो। 2a cos थीटा बाय 2 या फिर 2b cos थीटा बाय 2। ठीक है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या हो जाता है? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है? आपका सॉल्व एग्जांपल मैं इसी करा रहा हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोशिश करना मॉड्यूल ना खोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, 2a cos थीटा। कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, cos 2 थीटा का, cos थीटा को cos 2 थीटा वाला भी जो बताया था ना, उसका यूज करके सिंप्लीफाई करो जरा इसको, उसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई करो जरा। सर 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो रूट हट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएंगी चीजें। सर 2a cos थीटा बाय 2। कैसे करोगे इसको? देखो जरा, यहाँ पर एक बॉक्स में थोड़ा सा कुछ काम हम कर लेते हैं, ठीक है? cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4a 2a स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया। बाहर कितना आ जाएगा? 2 और 2 का आ जाएगा 2, a स्क्वायर का a, cos स्क्वायर का आ जाएगा cos।
समझ में आ गई बात? यस ठीक है, करो फिर अगला क्वेश्चन करना अगर इतना समझ में आ गया है। इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लो। यार 2 क्लास और लग जाएगी तुम्हारी रेजोल्यूशन और वो करने में, ट्रायंगल लॉ पढ़ाने में 1 क्लास, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले में 1 क्लास और। हाँ भाई, ये वाला हो गया, इधर वाला समझ में आया? हाँ सर। दोबारा समझाना है किसी को? नहीं सर। ठीक है, हाँ भाई ये वाला करो, इसको करो। ये हो गया, बता दूं कर रहे हो अभी? सर बता दो आप ही। सर 90 डिग्री है क्या? हाँ 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ भाई, क्या कह रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, ए माइनस बी का क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद है ना? थीटा किसके बीच का एंगल था? ए और बी के, याद है ना? हाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल था। हाँ, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सर थीटा ए और माइनस बी कितना एंगल था? ना ए और बी के बीच में था, याद रखना। देखो पेज पलट के देखो, ए और माइनस बी में तो 180 माइनस थीटा आ गया था, याद है? ध्यान देना, थीटा एंगल ओरिजिनल ए और बी के बीच का है अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो। या तो 180 प्लस, बाय माइनस अगर 180 माइनस थीटा इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लस आएगा ना? नहीं आई बात हाँ, समझ, क्योंकि एक्चुअल तो ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो इसमें ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। अगर ए और माइनस बी के बीच का देख रहे हो तो यहाँ पर एंगल में भी 180 माइनस थीटा पुट करो तो cos 180 माइनस थीटा आपका माइनस cos थीटा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आता है आपका। तो इसमें थीटा ए और बी के बीच का है, ना कि ए और माइनस बी के बीच का है, ठीक है? दोनों साइड स्क्वायर करो। हाँ, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएंगे, है ना? दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, सर तो हम कितना लोगों आ ने जब जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में अगर 180 माइनस थीटा लिया तो प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा लेंगे क्या? हाँ, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली माइनस का cos थीटा बन जाएगा। सर आरएचएस में भी थीटा के जगह माइनस थीटा लेंगे। अरे यार तुम शांत रहो। ए और बी, ए और वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एडिशन नहीं बताया क्या? क्या आया था फॉर्मूला? यही तो फॉर्मूला निकल के आया था। जब हाँ सर। माइनस लिखना है तो माइनस में अभी यही इस्तेमाल करोगे। थीटा जो एंगल है वो ए और बी के बीच का है। जब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ले रहे हो तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। या तो इसको प्लस करके 180 माइनस थीटा लिख लो, फिर अगले स्टेप में करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। हाँ सर। तो वहां से इसको फिर स्क्वायर करो, सॉल्व करो, इतना आएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको बोला गया होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो मतलब ए और बी तो जीरो हो नहीं सकता, उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तो ए की पॉसिबिलिटी है कि cos थीटा का जीरो होना, cos थीटा का जीरो होना, थीटा का 90 डिग्री होना। इसका ये मतलब है ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। ठीक है ना? Yes. ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। आई बात समझ में? सर थोड़ा थोड़ा समझाओ। क्या हो गया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? ए सर वो वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दिया अभी थोड़ी देर पहले। उसको पुट करो और एडिशन वाले को पुट करो, फिर स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो सर वो तो रूट हट जाएगा। 180 माइनस थीटा क्यों नहीं लिया वो नहीं समझा। अरे लो यार 180 माइनस थीटा ले लो, लो फिर यहाँ प्लस ले लेना। ठीक है, ऐसे करना है तो ये तो बेटर है। अभी जब पेज पलट के तो देखो, खुद समझ में आ जाएगा। मैंने आपको a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना सिखाया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट निकालने में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका रूट। ये फॉर्मूला तो पता है ना, डिराइव हुआ था। हाँ सर। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का। अगर आपको ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर के का करना है, सब कुछ वही रहेगा। थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होता है? 180 माइनस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा इस्तेमाल होगा, जो कि अगले स्टेप में जाके माइनस का cos थीटा इस्तेमाल हो जाएगा। समझा आई बात समझा समझ सर। में? ठीक है, या तो इसी के हिसाब से चल लो। इसके हिसाब से चलना चाहते हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाले में क्या करना? प्लस लिखना, यहाँ पर 180 माइनस थीटा लगा देना, या फिर हटाओ ना उसको। सीधे दिमाग में अगर यही फॉर्मूला है तो ठीक है। थीटा यहाँ पे याद रखना, फिर ए और बी के बीच का एंगल है, और हमेशा ही रहता भी है। थीटा हम ए और बी के बीच का ही मान के चल रहे होते हैं एंगल। अभी भी किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन कर लो आज का। क्वेश्चन लिखो, if sum of if आपका सॉल्व एग्जांपल ही है वैसे। if sum of two unit vectors if sum of two unit vectors is also a unit vector find magnitude of their difference. Find magnitude of their difference. ये हो गया आपका। ठीक है, find magnitude of their difference. करो जरा इसको।
हाँ ये आखिरी है भाई, इसको कर लो, ठीक है, छोड़ देते हैं क्लास। दो वेक्टरों का मान लो ए और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सम कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, जो उनका सम आ रहा है, सम ऑफ टू वेक्टर्स भी यूनिट वेक्टर निकल के आ रहा है। ये कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1 cos थीटा, ये निकल के आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करो, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा कितना आ जाएगा, -1, है ना, cos थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा भाई -1/2 कब होता है, cos थीटा की वैल्यू -1/2, cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है, जब थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 120 120 डिग्री पर, ठीक है। या फिर चाहे तो यहाँ से इतना ही रख लो, 2 cos थीटा -1 के बराबर रख लो, क्योंकि अगले स्टेप में आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपसे डिफरेंस निकालना चाह रहा है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो कितना हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा को डायरेक्ट पुट कर लो माइनस का हाफ, तो कितना आ जाएगा ये, 2 1 प्लस 4 1 4 प्लस प्लस 1 √3 देखो है, हाँ ये सर। आएगा। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूले को देखो जरा, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, रिजल्टेंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जब cos थीटा 0 हो जाए। अब जब भी आप 90 से बड़ी वैल्यू लोगे तो cos थीटा नेगेटिव आने लग जाएगा, cos थीटा नेगेटिव आने लग जाएगा मतलब वैल्यू कम होने लग जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके जब आप 180 के बीच में घुमाते हो तो रिजल्टेंट जो आता है वो कम ही होते जाता है, कम ही होते जाएगा। आपका मिनिमम कब मिलेगा 180 पर, और मैक्सिमम कब मिलेगा आपका 0 डिग्री पर, तो थोड़ा दिमाग में रखना। इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है उसका, ऑल्दो इसको देखो, समझ में आए क्या हुआ, यस सर। ठीक है, इसका हो जाएगा, चलते चले जाना और इसको रिवाइज करके आना, इसको रिवाइज करके आना, और डीपीपी करते रहो यार, साइड से डीपीपी कर लो, डीपीपी थोड़ा बहुत करते रहो, कहा तक करते रहो यार, आपका इंटीग्रेशन और उसका ना डिफरेंशिएशन वो सब करते रहो, फिर किसी दिन पूछ वेक्टर लूंगा हो मैं। गया, वेक्टर अभी कहाँ हुआ है, अभी वेक्टर बचा हुआ है, 2 लेक्चर का वेक्टर बचा है अभी, ठीक है ना, अभी वेक्टर में कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। वेक्टर को बस इतना ही रिवाइज करना जितना आज कराया है, इससे ज्यादा नहीं, कोई उससे नहीं करना, मॉड्यूल वॉड्यूल से कुछ नहीं करना, बस इसको रिवाइज कर लेना। और क्या फिर बोलते वीडियो हैं, कब हाँ तक मिलेगा, क्या वीडियो आज के लेक्चर का? वीडियो यार, जैसे ही ये अभी मेल पर डाल देंगे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, कोशिश क्या करो यार उस टाइम कैचअप कर लो यार, ये फैसिलिटी मिल रही है आपको रिकॉर्डिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको यूज करके कोई फायदा थोड़ा है, कोशिश करो क्लास में ही वो हो जाए, तो कभी कभी की जब कभी कुछ चीज टॉपिक समझ में नहीं आया है, लेकिन आज का वो थोड़ा बच, न्यू था ना, इसलिए। तो न्यू तो यार हमेशा ही रहता है अभी तो आगे जाके नया नई चीज है, लीव कर सकते, क्या कर सकते हैं, लीव। हाँ लीव कर सकते हो,
डीपीपी कर लेना भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा अपना बनाते रखो। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय सर। बाय बाय। सर कल भी हमारा लेक्चर है। हाँ तुम्हारा कल भी लेक्चर है, कल तुम्हारा शायद 4:30 से है ना?